हेलो स्टूडेंट्स, फोनोस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो मैं डिस्कस करूंगा एनसीईआरटी की पॉइंट्स फिजिक्स। बिकॉज अभी जो हमारे पास अपकमिंग एग्जाम है, जैसे नीट हमारे पास एक मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम है, और अभी जो जेई सेशन हुआ है और जो अप्रैल में जेई सेशन होने वाला है, ठीक है। तो एनसीईआरटी आपके सिलेक्शन के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो सकती है, ठीक है। क्योंकि जो आजकल एग्जामिनर है वो एनसीईआरटी से ही क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। सारा बेसिक, सारे कॉन्सेप्ट और एनसीईआरटी की डिक्टो लाइन रीजनिंग असर्शन और एमसीक्यूज में पूछा जा रहा है। तो एक्चुअली हम लोग करते क्या है, एनसीईआरटी को अवॉइड कर देते हैं। एनसीईआरटी को हम पढ़ते नहीं है। फिजिक्स खास तौर की आप बायो की एनसीईआरटी को पढ़ते हैं, केमिस्ट्री की एनसीईआरटी को पढ़ते हैं, पर फिजिक्स की एनसीईआरटी को बहुत कम बच्चे लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैंने क्या किया है कि मैं इन वीडियोस में मैं क्या करूंगा, जो एनसीईआरटी है चैप्टर वाइज चैप्टर, जो एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना चाहिए, एनसीईआरटी में कौन कौन से की पॉइंट्स हैं, उनको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। ये मैंने एक नया इनिशिएशन किया है, मैंने एक स्टार्टअप किया है कि मैं एनसीईआरटी को आप लोगों को पढ़ाऊंगा और उसकी हर एक लाइन को आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो मैंने चैप्टर जो स्टार्ट किया है, क्योंकि ये जो चैप्टर है हमारे पास, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, इसका वेटेज चाहे जेई हो, नीट हो, या यूके ट्रिपल एससी हो, या यूके पीएससी लेक्चरर हो, या यूके पीएससी पॉलिटेक्निक एग्जामिनेशन हो, जितने भी एग्जाम हैं, तो कम से कम 3 से लेकर 4 क्वेश्चंस हर साल इस चैप्टर से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, चैप्टर वाइज पहले एनसीईआरटी के की पॉइंट्स को पढ़ेंगे, आफ्टर दैट उसके एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, एंड आफ्टर दैट फिर उसके जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं उनको भी डिटेल डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये हमारे पास क्या है, अपकमिंग डेज का क्या है, टारगेट है, मोटो है। क्लियर हो चुका है। तो ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर नंबर 11 है, ठीक है, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, ठीक है। तो आपको पता है कि ये चैप्टर का नाम ड्यूअल नेचर है। तो लाइट हमारे पास क्या होता है, लाइट क्या होता है, देखो हमारे पास लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है ना। लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और लाइट हैज ड्यूअल नेचर। ड्यूअल नेचर क्यों कह रहा हूं, बिकॉज अगर आप लाइट से क्या करेंगे, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन जैसे टॉपिक्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, तो हमको लाइट का वेव नेचर को कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है। बट अगर हमको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, इन सारे फिनोमिनास को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तो फिर हमको लाइट का एज अ पार्टिकल नेचर को कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो लाइट है उसके पास दो नेचर है, एक तो कौन सा है, वेव नेचर है, और दूसरा कौन सा है, पार्टिकल नेचर है। तो जो जिस टाइम पर जो डोमिनेंट होगा वो नेचर लाइट क्या करेगी, शो करेगी। ओके, अगर आप इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन समझा रहे हो तो वेव नेचर, और अगर आप फोटो इलेक्ट्रिक को एक्सप्लेन कर रहे हो तो फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, वहां पर पार्टिकल नेचर क्या आ जाएगा, एक्सप्लेन करना। पार्टिकल नेचर से क्या होगा, एक्सप्लेन होगा। तो सबसे पहले तो आप इस चैप्टर का मीनिंग समझ लीजिए कि जो रेडिएशन होता है उसके पास क्या होता है, हमारे पास ड्यूअल नेचर होता है। जैसे हम लोगों के ड्यूअल नेचर है, जैसे हम एग्जाम से पहले कुछ और हमारा नेचर होता है, ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन कुछ और नेचर होता है, आफ्टर द एग्जाम कुछ और होता है, और एट द टाइम ऑफ रिजल्ट हमारा जो नेचर होता है क्या होता है, वो डिफरेंट होता है। तो सिमिलरली हमारी तरह क्या है, लाइट ने भी हमसे दोगलापन सीख लिया है, ठीक हो गया। तो ये चैप्टर का क्या है, ये मीनिंग हो गया। ओके, तो इसमें जो हम ये जो चैप्टर है 11 है, चैप्टर नंबर 11, तो 11 में जो हमारे पास जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें इलेक्ट्रॉन एमिशन की बात हो रही है, ठीक है ना। तो नाम से ही पता चल रहा है इलेक्ट्रॉन एमिशन, तो मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन को एमिट करना, इलेक्ट्रॉन को क्या करना, एमिट करना। और उस इलेक्ट्रॉन को हम एमिट कहां से करेंगे, उस इलेक्ट्रॉन को हम एमिट कहां से करेंगे, ये क्वेश्चन अराइज होता है, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है, मेटल, द फिनोमिनन इन विच द इलेक्ट्रॉन emit from the surface of metal is known as electron emission, ठीक है। ये जनरली फिनोमिना, इसको अभी फर्दर डिस्कस करेंगे, बट एनसीईआरटी में हमें क्या लिखा है उसको हम ध्यान से देखते हैं। तो एनसीईआरटी की लैंग्वेज को हम बड़े ध्यान से देखते हैं।
तो एनसीईआरटी का जो हमारे पास क्या होता है, एनसीईआरटी की जो फर्स्ट लाइन यहाँ पर मेंशन है इसको हम ध्यान से पढ़ते हैं। तो एनसीईआरटी ये बोलता है कि वी नो दैट मेटल हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, metal have free electrons. Free electrons means negatively charged particle, okay, that are responsible for their conductivity. ठीक है ना। तो देखो हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि हमारे पास क्या होता है, एक मेटल होता है, एक इंसुलेटर होता है, और एक क्या होता है हमारे पास सेमीकंडक्टर होता है। अगर मैं मेटल की बात करता हूं, ठीक है, इफ आई टॉक अबाउट मेटल, मेटल की बात करते हैं तो मेटल के पास क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स मींस less they are less bounded with nucleus, that means they are free from the attraction of nucleus, that means they are free. तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं मेटल में, यही फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्टिविटी के लिए क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, बचपन से पढ़ते हुए आते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन मेटल 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 के पास फ्री इलेक्ट्रॉन, इस फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से ही क्या होता है, कंडक्टिविटी होती है। मैं से बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। दूसरा हमारे पास क्या होता है, इंसुलेटर। ठीक है ना, दूसरा हमारे पास क्या होता है, इंसुलेटर हैव नो फ्री इलेक्ट्रॉन, नो फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जैसे मैं बोल दूंगा प्लास्टिक, रबर, ये नो फ्री इलेक्ट्रॉन मींस जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमारे पास वो क्या होते हैं, टाइटली बाउंड होते हैं। इसके केस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, टाइटली बाउंड होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन आर टाइटली बाउंड। ठीक है, इसके बाद हमारे पास एक और आता है सेमीकंडक्टर के बारे में भी हम बात करते हैं। तो सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, जिनकी जो कंडक्टिविटी होती है लाइज बिटवीन, ठीक है, मेटल एंड, हम क्या बोल सकते हैं, सेमीकंडक्टर के बीच में हम बोल सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो ये तो फर्स्ट लाइन का मैंने आपको मीनिंग समझाया कि वी नो दैट मेटल हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, निगेटिवली चार्ज होता है, और हम जानते हैं कि कोई भी मेटल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, मींस प्रोटॉनिक चार्जेस मस्ट बी इक्वल टू देयर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, सो मेटल कैन बी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। क्लियर हो चुका है। तो अब हमारे पास क्या होता है, और थोड़ा सा हम ध्यान और फोकस करते हैं, इसमें एनसीईआरटी क्या लिखना चाह रहा है पहले मैं समझाता हूं, उसके बाद आपको एनसीईआरटी की लाइंस को पढ़ाऊंगा। ओके, तो सपोज दैट क्या होता है, हमारे पास ये मेटल है, सपोज दैट ये कोई मेरे पास क्या है, ये मेटल है। ठीक है, ये मेरे पास क्या है, मेटल, कोई ये मेटल क्रिस्टल है। ठीक है, तो ये जो मेटल क्रिस्टल होता है इसमें जो एटम्स होते हैं, ठीक होते हैं, कि जो इसमें जो एटम्स होते हैं ये क्या होते हैं, फिक्स डिस्टेंस पे होते हैं, ये आपको पता है, इनकी जो डिस्टेंस होती है फिक्स होती है, और इनकी जो जियोमेट्री होती है, ज्योमेट्री भी क्या होती है, रेगुलर ज्योमेट्री होती है, ये आपको बहुत अच्छे से पता है। क्रिस्टल स्ट्रक्चर हम जानते हैं, क्रिस्टल स्ट्रक्चर मींस क्या हुआ, मींस द अरेंजमेंट ऑफ इनफाइनाइट एटम हैविंग सेम सराउंडिंग, सेम सराउंडिंग मींस डिस्टेंस सेम होता है। तो ये हमारे पास कोई क्या है, मेटल क्रिस्टल है। मेटल क्रिस्टल में क्या होता है, हमारे पास जो एटम्स होते हैं फिक्स डिस्टेंस पर सिचुएटेड होते हैं, और इनके पास क्या होता है, इनके पास यहाँ क्या होता है, ये एक न्यूक्लियस होता है, ये क्या है, न्यूक्लियस है, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट्स में क्या करते हैं, मूव करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट्स में क्या करते हैं, मूव करते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हम बचपन से जानते हैं। ठीक है, जो एटम्स होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्व इन डिफरेंट डिफरेंट सेल अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक हो चुका है। तो ये मेरे पास जो मैंने पॉजिटिवली चार्ज बनाया है, जो ये पॉजिटिवली चार्ज बनाया है, इट रिप्रेजेंट्स न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। ठीक हो गया। और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग, ये दिस इज द इलेक्ट्रॉन आर मूविंग इन डिफरेंट सेल अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक हो चुका है। ओके, तो अब हमारे पास क्या होता है, इसमें हमारे पास एट रूम टेम्परेचर की बात हो रही है। रूम टेम्परेचर में होता क्या है कि जो हमारे पास मेटल क्रिस्टल, उसमें जो एटम फिक्स डिस्टेंस पर होते हैं, उनकी ज्योमेट्री क्या होती है, हमारे पास रेगुलर होती है, फिक्स ज्योमेट्री होती है। ठीक हो गया। तो जो अब हमारे पास क्या होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं,
ठीक है, आउटर मोस्ट सेल, जो आउटर मोस्ट सेल में जो हमारे पास क्या होते हैं, आउटर मोस्ट सेल जिनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये लूजली बाउंड होते हैं, लूजली बाउंड विथ न्यूक्लियस। क्या होते हैं, लूजली बाउंड विथ न्यूक्लियस। ये न्यूज ये जो होते हैं हमारे पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसको हम वैलेंस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, जो न्यूक्लियस से बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर होते हैं, तो जो इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, न्यूक्लियस से बहुत लूजली बाउंड होते हैं। तो ये क्या करते हैं, अपना एटम, अपना सेल को छोड़कर कहाँ आ जाते हैं, इस क्रिस्टल में मूव करने लग जाते हैं। समझ में आया मैंने क्या कहा, कि ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है जिनकी न्यूक्लियस से बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, न्यूक्लियस से बहुत ही ज्यादा लूजली बाउंड होते हैं, तो जिसकी वजह से क्या होते हैं, ये अपना शेल या अपने सेल को छोड़कर, अपने सेल को छोड़कर पूरे क्रिस्टल में मूव करने लग जाते हैं, रेंडमली मूव करते हैं। ठीक है, रेंडमली मूव करने लग जाते हैं, रेंडमली मूव करने लग जाते हैं। ये इसमें क्या करने लग जाते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये रेंडमली मूव करने लग जाते हैं। तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ठीक हो गया, फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, जो न्यूक्लियस से लूजली बाउंड होते हैं और अपने सेल को छोड़कर क्रिस्टल में रेंडमली, ठीक है, कहीं भी रेंडमली, कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में मूव करने लग जाते हैं थ्रू आउट द मेटल क्रिस्टल। ठीक हो गया, तो इसीलिए हम क्या कहते हैं, इनको फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ओके, फ्री इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो अब क्या होता है, और ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है पूरे मेटल में मूव करते रहता है, रेंडमली मूव करते रहता है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन अराइज होता है, क्या ये फ्री इलेक्ट्रॉन कभी इस मेटल को छोड़ के बाहर जाएगा? ठीक है, और आपको पता होगा कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन ही क्या होता है, मेटल में कंडक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये इलेक्ट्रॉन इसी मेटल के अंदर, इसी क्रिस्टल में मूव करते रहेगा। बट क्वेश्चन अराइज होता है, सर क्या ये इलेक्ट्रॉन इस मेटल सरफेस को कभी छोड़ के जा पाएगा? जा पाएगा, ये क्वेश्चन अराइज, या इसी के अंदर ही मूव करते रहेगा? ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया, क्या ये इलेक्ट्रॉन कभी इस मेटल सरफेस से बाहर जाएगा या इसी के अंदर मूव करते रहेगा? ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो सपोज दैट क्या हुआ, ये जो इलेक्ट्रॉन है मेरे पास, इस इलेक्ट्रॉन ने क्या करा, हिम्मत दिखाई। इस इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, हिम्मत दिखाई यहां से बाहर जाने से। ये इलेक्ट्रॉन ने, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन है जो यहाँ पर हमारे पास क्या है, क्रिस्टल में प्रेजेंट है, अगर ये इलेक्ट्रॉन, अगर ये इलेक्ट्रॉन मेटल के क्रिस्टल से बाहर जाएगा, तो जो मेटल क्रिस्टल है इट विल बिकम्स नेगेटिवली चार्ज, और जो मेटल की सरफेस है, मेटल की सरफेस में कौन सा चार्ज आ जाएगा, मेटल के सरफेस में आ जाएगा पॉजिटिवली चार्ज। ये मेटल के सरफेस में क्या आ जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज आ जाएगा, क्योंकि अगर एक इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा तो मेटल में क्या हो जाएगी, सरफेस में इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, और ड्यू टू विच द मेटल सरफेस एक्वायर पॉजिटिव चार्ज। ठीक हो गया, तो क्या होगा फिर, अब इस पॉजिटिव और इस निगेटिव में, जो मेटल क्रिस्टल में जो निगेटिव चार्ज आया है, मेटल क्रिस्टल में जो निगेटिव चार्ज है वो इस पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा और इस इलेक्ट्रॉन को फिर से कहां लेके आ जाएगा, इनसाइड द मेटल क्रिस्टल में लेके आ जाएगा। समझ में आया मैंने क्या कहा, मैंने क्या कहा कि अगर ये इलेक्ट्रॉन इस मेटल सरफेस को बाहर छोड़ने की, बाहर जाने की कोशिश करता है, तो एट दैट टाइम जो मेटल सरफेस एक्वायर पॉजिटिवली चार्ज एंड मेटल क्रिस्टल is also negatively charged, because you know that the atom is electrically neutral। अगर एक इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा है तो मेटल के सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और अंदर निगेटिव चार्ज हो जाएगा, तो जिसकी वजह से क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव चार्ज को क्या, इस इलेक्ट्रॉन को फिर से अंदर अंदर खींच के ले आएगा, अंदर खींच के ले आया। तो सर क्या ये इलेक्ट्रॉन कभी बाहर जा ही नहीं पाएगा? क्वेश्चन अराइजेस दैट, क्या सर, क्या ये इलेक्ट्रॉन कभी इस मेटल सरफेस से बाहर नहीं जा पाएगा? क्वेश्चन ये अराइज होता है। तो आंसर है, ये इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से बाहर जा पाएगा जब जब ये जो सरफेस से निकलने वाला जो इलेक्ट्रॉन है इस अट्रैक्शन को ब्रेक कर दे। समझ पा रहे हो?
इस अट्रैक्शन, इस ये जो अट्रैक्शन है, सपोज दैट ये यहाँ से बाहर जाना चाह रहा है, बाहर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा इसको कि ये वापस ना आए। तो ये जो बाहर जाने के लिए जो जो हमारे पास मेटल सरफेस पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और फिर ये अंदर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, इस अट्रैक्शन को हमने क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन है फिर बाहर चले जाएगा, इस मेटल की सरफेस को छोड़कर बाहर चले जाएगा। ठीक है, तो ये एट रूम टेम्परेचर में तो ये पॉसिबल नहीं है, एट रूम टेम्परेचर में पॉसिबल नहीं होता है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ बाहर से क्या करना पड़ेगा, एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, बाहर से एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। तभी क्या होगा, तभी ये जो इलेक्ट्रॉन है इस मेटल सरफेस को छोड़कर बाहर जाएगा। क्लियर हो चुका है। मैंने क्या कहा कि जब भी एक इलेक्ट्रॉन इस मेटल की सरफेस को छोड़कर बाहर जाएगा तो मेटल सरफेस पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, और पॉजिटिवली चार्ज होने की वजह से पॉजिटिव और नेगेटिव में अट्रैक्शन होगा, और ये मेटल सरफेस जो मेटल है उसका नेगेटिव चार्ज बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को फिर से अंदर ले आएगी। तो इसका मतलब ये कभी मेटल सरफेस से बाहर, कभी इलेक्ट्रॉन मेटल के बल्क से बाहर जा ही नहीं पाएगा। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस अट्रैक्शन को क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा, और उसको ब्रेक करने के लिए हमको क्या करनी पड़ेगी, कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो ये है। अब देखो, हम अगर इतना समझ में आया तो आफ्टर दैट वी रीड द एनसीईआरटी हेडलाइंस। आफ्टर दैट देखो मैं एनसीईआरटी को पढ़ता हूँ। अब इसने क्या लिखा है, देखो जो मैं समझाया वही लिखा है इसमें। हाउएवर द फ्री इलेक्ट्रॉन कैन नॉट नॉर्मली एस्केप आउट द मेटल सरफेस। तो वही बोल रहा है कि जो जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो कभी क्या होगा, नॉर्मली इस मेटल सरफेस से बाहर नहीं जा पाएगा। नॉर्मली रूम टेम्परेचर की बात कर रहा हूं। ऐसा क्यों कह रहा हूं, बिकॉज इफ एन इलेक्ट्रॉन अटेम्प्ट्स टू कम आउट ऑफ द मेटल, अगर कोई इलेक्ट्रॉन मेटल से बाहर जाना चाहता है, द इलेक्ट्रॉन सरफेस एक्वायर अ पॉजिटिव चार्ज, जो कि मैंने बताया था आपको, ये जो मेटल सरफेस है, ये पॉजिटिवली चार्ज, ये जो मेटल सरफेस है इट एक्वायर पॉजिटिव चार्ज, और ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को फिर से अंदर लेके आ जाएगा। ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये फिर से मेटल, इसको कहां लेके आ जाएगा, इस इलेक्ट्रॉन को फिर से अंदर पुल करेगा। समझ में आया। तो यही लिखा है मैंने, इफ एन इलेक्ट्रॉन अटेम्प्ट टू कम आउट द मेटल सरफेस एक्वायर पॉजिटिव चार्ज एंड पुल द इलेक्ट्रॉन बैक टू द मेटल। ठीक है, तो जिसकी वजह से ये जो मेटल होता है इस इलेक्ट्रॉन को फिर से कहा, मेटल के अंदर ही पुल करता है। समझ पा रहे हो। तो इसीलिए क्या होगा, रूम टेम्परेचर पर कोई भी इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस को छोड़कर नहीं जा पाएगा। ओके, द फ्री इलेक्ट्रॉन is thus held inside the metal surface by the attractive force of the ions। ये भी बिल्कुल सही बात है। जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है हमारे पास इनसाइड द मेटल, वो क्या होता है, अट्रैक्टिव फोर्स होता है उसमें, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है निगेटिवली चार्ज और प्रोटॉन है पॉजिटिवली चार्ज। तो ये इस पॉजिटिव निगेटिव में क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से बाहर जाना चाहता है तो हमको इस अट्रैक्शन को ब्रेक करना पड़ेगा, तभी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन उस मेटल सरफेस को छोड़कर बाहर जा पाएगी। कॉन्सिक्वेंटली द इलेक्ट्रॉन कैन कम आउट ऑफ द मेटल सरफेस ओनली, दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन, दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन, कम ओनली, कब बाहर आ सकता है, if it got sufficient energy to overcome द अट्रैक्टिव पुल। सिंपल सी बात है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन मेटल से बाहर जाना चाहता है तो जो अट्रैक्शन है, जो अट्रैक्शन पुल है, उसको तोड़ना पड़ेगा। उसको तोड़ने की वजह से ही क्या होगा, वो मेटल सरफेस से बाहर जा पाएगा। क्लियर हो चुका है। तो ये क्या है, एनसीईआरटी में इलेक्ट्रॉन एमिशन का फर्स्ट पैराग्राफ दिया है, मे बी आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो अब नाउ इसके बाद फर्दर हम डिस्कस करते हैं। अब हमारे पास क्या होता है कि जो हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, कि हम जो यहाँ पर एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, अ सर्टेन मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, सिंपल सी बात है, अगर हमको जो अट्रैक्शन पुल को ब्रेक करना है तो वी नीड अ एनर्जी, a certain amount of energy is required to be given an electron to pull it out from the surface of metal। ठीक है, always remember that I say that surface of metal because we cannot
वी कैन नॉट एस्केप द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द बल्क ऑफ द मेटल। ठीक है, बल्क में क्या है, हम बल्क से वॉल्यूम, बल्क से हम इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि वहां जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें ऑल डायरेक्शन से फोर्स लग रहा है। बट जो सरफेस वाला इलेक्ट्रॉन है उसको हम बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं बाय गिविंग मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो इस एनर्जी को बोलते क्या है, दिस मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन टू एस्केप फ्रॉम द मेटल सरफेस इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। क्या बोलते हैं हम इसको, वर्क फंक्शन बोलते हैं। तो एक नई डेफिनेशन आई हमारे पास, व्हाट इज द वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन क्या होता है, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल सरफेस। किसी भी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकालने में दी जाने वाली मिनिमम ऊर्जा को हम क्या बोलते हैं, उसका वर्क फंक्शन, कार्य फलन कहते हैं हिंदी में, वर्क फंक्शन कहते हैं। ओके, समझ में आ चुका है। तो इट इज जनरली डिनोटेड बाय फाई नॉट, वर्क फंक्शन को हम फाई नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, एंड इट मेजर इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑलवेज रिमेंबर दैट द एसआई यूनिट जो होता है हमारे पास, जो हमारे पास एसआई यूनिट ऑफ वर्क फंक्शन होता है, कोई बुक उसको डब्ल्यू नॉट से भी रिप्रेजेंट करता है। ये इसकी क्या होती है बेटा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है हमारे पास, इसकी एसआई यूनिट होती है। क्लियर, और ये मिनिमम की ही बात कर रहा है, ये मिनिमम। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर आपने ये एनसीईआरटी में मिनिमम क्यों लिखा है। सपोज दैट अगर मुझे किसी एलिमेंट से क्या करना है, किसी भी मेटल से, अगर सपोज दैट मुझे सीजियम की बात कर रहा हूँ, सीजियम की बात कर रहा हूँ, तो सीजियम का जो वर्क फंक्शन होता है वो 2.41 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो अगर मुझे सीजियम मेटल से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, तो आई गिव एनर्जी टू सीजियम इज इक्विवेलेंट टू इज इक्वल टू 2.41 एनर्जी दूंगा। मिनिमम इसीलिए लिखा हुआ है, अगर मुझे सीजियम मेटल से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो मुझे मिनिमम 2.41 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी देनी ही पड़ेगी। अब 2.41 से आप मैक्सिमम कितने भी दे दो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मिनिमम तो कितनी देनी पड़ेगी आपको, मिनिमम 2.41 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देनी ही पड़ेगी। ठीक है ना, इससे नीचे भी नहीं और इससे नीचे नहीं, इससे नीचे में कोई एमिशन ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस नहीं होगा। तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है, दिस मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, मिनिमम की बात कर रहा हूँ, तो ये जो होगा मिनिमम ही होगा। समझ पा रहे हो। तो ये सबसे क्या होता है हमारे पास, लोएस्ट जो वर्क फंक्शन होता है सीजियम का होता है, और सबसे ज्यादा प्लेटिनम का होता है, 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के पास होता है। क्लियर हो चुका है। तो प्लेटिनम से भी अगर मुझे इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो मिनिमम मुझे 5.65 एनर्जी को क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा, तभी जो इलेक्ट्रॉन है उसके सरफेस से बाहर आएंगे। क्लियर हो चुका है। तो दैट इज वर्क फंक्शन। नाउ नेक्स्ट जो हमारे पास इस एनसीईआरटी की लाइन लिखी हुई है, अब बोलता है कि जो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, आगे इसने इसमें डिफाइन किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कि जो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, अगर हम किसी इलेक्ट्रॉन को एक पोटेंशियल डिफरेंस से क्या करें, 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से हम उसे एसेलरेट कर देंगे, तो जो जो हमारे पास एनर्जी होती है उसको हम 1 वोल्ट बोलते हैं। ठीक है, तो 1 वोल्ट को डिफाइन किया है, 1 electron volt is the energy gained by electron when it is accelerated by a potential difference of 1 volt। सिंपल सी बात है, जब हम किसी भी, क्योंकि बचपन से हम v इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू पढ़ते आ रहे हैं, तो w इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी क्यू हो जाएगा। इफ हमारे पास क्या हो जाएगा, v इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, देन हमारे पास w इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा, और इट इज इक्विवेलेंट टू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यू विल ऑलवेज रिमेंबर दैट 1 electron volt is always equal to the 1.6 into 10⁻⁻19 joule। always remember that 1 electron volt is equal to 1.6 into 10⁻⁻19 joule। next point लिखा हुआ है, the unit of energy is commonly used in atomic and nuclear physics। always remember that अगर आप एटम और न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो वहां एनर्जी को आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एक्सप्रेस करेंगे। ओके, जूल में नहीं करेंगे, कहां करेंगे उसे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एक्सप्रेस करेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट हमको इसमें लिखा हुआ है, द वर्क फंक्शन फाई नॉट ऑन डिपेंड्स ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नेचर ऑफ इट्स सरफेस। सिंपल सी बात है कि जो वर्क फंक्शन होता है वो सबका अलग अलग होगा। ठीक है, वो नेचर के
नेचर के मेटल के नेचर पे डिपेंड करता है। अगर मैं सीजियम की बात करूंगा तो 2.41 होगा सीजियम का, ठीक है। अगर मैं प्लेटिनम की बात करूंगा तो प्लेटिनम का कितना होगा, 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, ठीक है। तो ये जो वर्क फंक्शन है, इट इज जस्ट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मेटल, नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल सरफेस, मेटल और इट्स सरफेस पे डिपेंड करता है। क्लियर हो चुका है। तो ये हमारे पास क्या था, इसमें एक मोस्ट इंपोर्टेंट था रिगार्डिंग ये, ठीक है। अब आपको इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट ये भी आना चाहिए कि अगर आपको क्या करना है, देखो इसमें होता क्या है कि अगर आपको यहाँ पर किसी को 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतना जूल होता है, तो अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आपको जूल में कन्वर्ट करना है, जूल में कन्वर्ट करना है, तो जस्ट मल्टीप्लाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक हो गया। इतने से इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करने के लिए आप मल्टीप्लाई करेंगे। बट कभी कभी क्वेश्चन में बोल देता है कि आप जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए आपको 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से 19 जूल से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो आप एक ही चीज अपने दिमाग में याद रखें कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं, और जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड जूल टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड बाय 1.6 इन 10⁻⁻19। ओके, नाउ फर्दर और आगे बढ़ते हैं एनसीईआरटी में, फिर फर्दर आगे बढ़ते हैं। तो एनसीईआरटी में फर्दर क्या लिखा हुआ है ये देखते हैं कि जो अब हमको क्या करना है, किसी भी मेटल सरफेस से हमको क्या करना है, मेटल सरफेस से हमको इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है। तो बाहर निकालने के लिए तो जो हमको बाहर से कुछ एनर्जी तो देनी पड़ेगी, है ना, तभी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से बाहर आ पाएगा। तो हमारे पास कौन कौन से मेथड है जिससे हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं, मेटल सरफेस से बाहर भेज सकते हैं। तो उनके बारे में अब यहाँ डिस्कशन किया गया है। द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द मेटल एमिशन फ्रॉम द मेटल सरफेस कैन बी सप्लाइड टू द फ्री इलेक्ट्रॉन बाय एनी वन ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल प्रोसेस, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, अगर आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से बाहर निकालना है, तो वी हैव द फॉलोइंग प्रोसेसेस। तो फर्स्ट हमारे पास क्या होता है, थर्म आयनिक एमिशन। नाम से ही पता चल रहा है, थर्म का मतलब क्या होता है, थर्म का मतलब होता है टेम्परेचर, ठीक है। थर्म का मतलब होता है टेम्परेचर। टेम्परेचर मीन्स क्या हुआ, अगर आप किसी भी मेटल को किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर तक आप क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो आफ्टर अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इट विल एमिट द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ एमिशन इज नोन एज थर्माइनिक एमिशन। जैसे हमारे पास क्या है, हमारे पास ये फिलामेंट है, ठीक है। फिलामेंट को आपने क्या किया, इससे इससे क्या किया आपने, हाई टेंशन बैटरी से क्या किया, इसको क्या किया, इसे कनेक्ट किया। तो आफ्टर पर्टिकुलर हीट, आफ्टर पर्टिकुलर टेम्परेचर, इससे क्या होंगे हमारे पास, इससे क्या होंगे, जो इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, ये क्या होंगे हमारे पास, इलेक्ट्रॉन एमिट होने लग जाएंगे। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, थर्माइनिक प्रोसेस कहते हैं। समझ में आ चुका है कि किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर देने पर, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जो मेटल है उससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों का एमिशन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो सच टाइप ऑफ एमिशन इज नोन एज थर्माइनिक। तो इसमें क्या लिखा है, बाय सुटेबली sufficient thermal energy can be imparted to the free electron to enable them to come out from the surface। ओके, तो ये है हमारे पास कि आप किसी भी मेटल को क्या कर रहे हो, पर्टिकुलर टेम्परेचर दे रहे हो, आफ्टर अ पर्टिकुलर टेम्परेचर जो इलेक्ट्रॉन है क्या कर रहे हो, मेटल सरफेस से बाहर आ जा रहे हैं। तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, थर्माइनिक प्रोसेस कहते हैं। ओके, नाउ फर्दर जो हमारे पास क्या है, फर्दर जो हमारे पास सेकंड आता है फील्ड एमिशन। फील्ड का मतलब क्या होता है, हम किसी भी मेटल, हमारे पास क्या होता है, किसी भी मेटल में हम क्या करते हैं, फील्ड हम अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। 10⁸ वोल्ट पर मीटर, ठीक है ना, 10⁻³ टू 10⁸ होता है, ठीक है, वोल्ट पर मीटर, इट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। तो अब फील्ड का मतलब क्या हुआ, किसी भी मेटल में आप क्या करो, फील्ड लगाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओ, बैटरी से कनेक्ट करो, और आफ्टर पर्टिकुलर पोटेंशियल डिफरेंस में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन उस मेटल सरफेस से क्या आने लग जाएंगे, बाहर आने लग जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके के एमिशन को हम क्या कहते हैं, फील्ड एमिशन बोलते हैं, या कोल्ड कैथोड एमिशन भी बोलते हैं, कोल्ड कैथोड एमिशन बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा हुआ, बाय अप्लाइंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁸ वोल्ट पर मीटर टू अ मेटल, इलेक्ट्रॉन कैन पुल्ड आउट of the metal
ठीक हो गया। फॉर एग्जाम्पल जैसे इसका हमारे व्हीकल्स में क्या लगा रहता है, स्पार्क प्लग लगा रहता है। स्पार्क प्लग क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है। ठीक हो गया, क्लियर हो चुका है। तो ये हुआ हमारे पास क्या हुआ, फील्ड एमिशन हुआ। ठीक है, बट थर्ड इज मोस्ट इंपोर्टेंट जो हमको पढ़ना है। थर्ड इज फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। ये आपको, यही आपके सिलेबस में है फॉर द नीट एंड जेई एंड अदर एग्जामिनेशन स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, सपोज दैट ये कोई मेटल है, ये कोई हमारे पास मेटल है, और मैं जनरली इसमें सरफेस की ही बात करूंगा। और आपको समझ में आ गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से बाहर जा रहा है। रूम टेम्परेचर में इट इज नॉट पॉसिबल व्हेन यू गिव द एनर्जी। ठीक है, एनर्जी, अब हम क्या कर रहे हैं, एनर्जी इक्वल एंड ग्रेटर देन दैट ऑफ द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल, देन इलेक्ट्रॉन इजेक्ट फ्रॉम द मेटल सरफेस। सपोज दैट यू हैव अ, ये अभी आगे डिस्कस करेंगे इसको हम। ये पार्टिकल नेचर की बात हो रही है, फोटो इलेक्ट्रॉन इफेक्ट कैन बी एक्सप्लेन बाय पार्टिकल नेचर। तो हम क्या कर रहे हैं इसमें, क्या कर रहे हैं, फोटोन को इंसिडेंट कर रहे हैं। फोटोन और इनकी एनर्जी क्या होती है, इक्वल टू एच नहीं होती। तो जैसे ही क्या करूंगा, ये इलेक्ट्रॉन क्या आएगा, इस मेटल सरफेस को छोड़कर बाहर आ जाएगा। सिमिलरली अगर आप इसमें इंसिडेंट करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, ये बाहर। तो यही जो हमारे पास क्या है, ये जो हमारे पास ये क्या है, ये मेटल है, ये है मेटल। ठीक हो गया। तो ये इस तरीके के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इस तरीके के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन बोलते हैं। कि आप क्या करेंगे, किसी भी मेटल सरफेस पर, ये जो ई है, ई, ई ग्रेटर देन इक्वल टू वर्क फंक्शन होना चाहिए ऑफ मेटल। देन क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं लिख रहा हूं, देन फोटो एमिशन टेक प्लेस, देन फोटो एमिशन टेक प्लेस। ये क्वेश्चन हर साल नीट जेई में आया हुआ है, आपको दे देगा। दिस इज द, कोई आपको वेवलेंथ दे देगा और वर्क फंक्शन दे देगा और बोलेगा कि बताओ विच ऑफ द मेटल है या पोसेस फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, या विच ऑफ द मेटल शोज फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, और विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल डज नॉट शो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। तो इस तरीके का क्वेश्चन हर बार नीट जेई में आता है इस तरीके से। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन। ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में इसमें क्या लिखा है, इसको हम इसकी रीडिंग करते हैं कि व्हेन अ लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी, सिंपल सी बात है, सुटेबल फ्रीक्वेंसी का मतलब हर फ्रीक्वेंसी पर फोटो एमिशन नहीं होगा। ठीक है, illuminates a metal surface, electron are emitted from the metal surface. These photo मतलब लाइट होता है, generated electron are known as photo electrons। और इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या कहते हैं, जो लाइट मेटल सरफेस पर लाइट इंसिडेंट करने पर प्रोड्यूस हुए, इनको हम क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं बेटे, फोटो इलेक्ट्रॉन हम बोलते हैं। ठीक हो चुका है। तो ये एनसीईआरटी का क्या था हमारे पास, फोटोन थ्योरी। जो फर्स्ट एनसीईआरटी का जो फर्स्ट 2 पेजेस की कहानी है, उसमें भी आपको क्या पढ़ना चाहिए, अपकमिंग एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए एनसीईआरटी को किस तरीके से पढ़ना चाहिए, और एनसीईआरटी में जो लाइंस हैं उनका क्या मीनिंग है, वो मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। होप सो आपको ये जो एक्सप्लेनेशन है समझ में आ चुका होगा। ठीक है, तो इसीलिए अगर आप भी क्या कर रहे हैं, अभी अपनी जर्नी, टीचिंग जर्नी को स्टार्ट कर रहे हैं, पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप एनसीईआरटी को हल्के में नहीं लेंगे। क्योंकि इस बार का जो सीबीएसई का पेपर है, वो जिसने सिर्फ डेरिवेशन पढ़ा होगा उसकी बस की वो पेपर सॉल्व करना नहीं है। जिसने प्रॉपर कंसिस्टेंसी के साथ एनसीईआरटी पढ़ा होगा, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को बिल्डअप किया होगा, तो डेफिनेटली उसका क्या गया होगा, पेपर अच्छा गया होगा। ठीक हो गया। तो इसी तरीके से मैं अब इस चैप्टर को पहले फिनिश करूंगा, आफ्टर दैट इसके एग्जाम्पल और एक्सरसाइज क्वेश्चंस को भी मैं सॉल्व कराऊंगा। ठीक हो गया। तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। और मेरा ये इनिशिएशन आपको कैसा लगा, कि मेरे दिमाग में हिट किया क्यों ना मैं एनसीईआरटी को और इजी बनाऊं, एनसीईआरटी को हर बच्चों तक पहुंचाऊं, उसकी उसको इजी वर्ड्स में बच्चों तक पहुंचाऊं। तो ये मैंने इसमें ट्राई किया है। तो डेफिनेटली आप, मैंने जो स्टेप टेक ऑफ किया है, डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में अपना रिस्पॉन्स करेंगे कि आपको ये इनिशिएशन कैसा लगा और आपको क्या एनसीईआरटी अब समझ में आई। अब यही 2 पेजेस को आप अपने उससे पढ़ के देखना। ठीक है, अकेले में पढ़ के देखना इन्हीं 2 पेजेस को, फिर देखना क्या फील आएगा। फील आएगा, एनसीईआरटी का फील बहुत जरूरी है। ठीक हो गया। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।